नमस्कार। बोधिवल्लरी की हिंदी कक्षा में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का पाठ है वाच्य और उसके भेद। जैसा आप सभी जानते हैं, कक्षा 10वीं के लिए व्याकरण में इसका प्रयोग किया गया है और परीक्षा में जो इसके अंक निर्धारित हैं वो हैं 4। मूल रूप से वाच्य के संदर्भ में 2 प्रकार के प्रश्न आते हैं। एक तो वाक्य की पहचान और दूसरा वाच्य रूपांतरण। आज के भाग में हम बात करेंगे वाच्य और उसके भेद तथा वाच्य के भेदों की सही सही पहचान किस प्रकार की जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज का पाठ, वाच्य और उसके भेद। वाच्य के अध्ययन के संदर्भ में कुछ बातें बार बार घूम कर सामने आती है, जैसे कर्ता, कर्म तथा क्रिया। इन सभी की बुनियादी जानकारी होना वाच्य अध्ययन के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो आइए एक बार इन तीनों के विषय में कुछ बातें जान लें, इस पर चर्चा करते हैं। कर्ता, क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। क्रिया यानी वाक्य में होने वाला काम। अब वाक्य में जो भी काम हो रहा है उसको करने वाला कर्ता कहलाएगा। जैसे उदाहरण स्वरूप रोहन खेलता है, इस वाक्य में खेलना क्रिया है और इसे करने वाला रोहन, अतः रोहन को इस वाक्य में कर्ता समझा जाएगा। कर्म, जिस पर काम का प्रभाव पड़े उसे कर्म कहते हैं। कई बार कर्म पद के बाद को का चिन्ह होता है, कई बार यह चिन्ह नहीं भी होता है। जैसे मोहन ने राम को मारा, राधा ने किताब लिखी। यहां पहले उदाहरण में हम देख सकते हैं कि क्रिया क्या है, मारा, और इस क्रिया का प्रभाव सांप पर पड़ता है, अतः सांप कर्म कारक है। यहां पर कर्म कारक के बाद को का चिन्ह लगाया गया है। लेकिन वहीं दूसरे उदाहरण में लिखी क्रिया है और इसका प्रभाव किताब पर पड़ता है, अतः किताब को हम कर्म कारक कहेंगे। लेकिन यहां पर कर्म कारक के बाद कोई भी को का चिन्ह नहीं है। साधारण रूप से क्रिया का स्थान वाक्य में अंतिम होता है। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं मारा, लिखी, ये 2 उदाहरण जो हैं क्रिया के, वे वाक्य के अंत में आए हैं। तो साधारण रूप से क्रिया का स्थान जो है वो अंत में होता है। तो हमें यदि कोई संदेह है तो हम यह मान के चलते हैं कि अधिकांश समय जो वाक्य का एक मानक रूप है उसमें क्रिया का पद अंतिम होता है, तो हम उसे ही क्रिया समझेंगे। और कर्ता के संदर्भ में एक और बात करने की है कि इसमें भी जिस प्रकार कर्म के साथ को का चिन्ह व्यवहृत होता है, उसी प्रकार कर्ता के साथ ने का चिन्ह भी प्रयोग किया जाता है। कभी कभी नहीं भी किया जाता है। जैसे रोहन खेलता है, उस जगह पर यदि हम कहें कि रोहन ने खेलना शुरू किया, तो वहां पर ने का प्रयोग है, लेकिन कई जगह पर प्रयोग नहीं भी होता है। तो आपको यह बात दिमाग में रखनी है कि वाक्य में क्रिया को करने वाला कर्ता होगा और जिस पर काम का प्रभाव पड़े उसे हम कर्म कहेंगे। जहां पर कर्ता का चिन्ह ने है, यानी कर्ता शब्द के बाद ने का प्रयोग होता है, और कर्म का जो चिन्ह है वह को है, कभी कभी इसका प्रयोग नहीं भी होता है। तो आइए आगे क्रिया के बारे में जानते हैं। ऐसे शब्द जिससे किसी काम के होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, चलना इत्यादि ऐसे शब्द जिसमें ना अंत में जुड़ा होता है प्रत्यय के रूप में, उसे मूल रूप से हम क्रिया कहते हैं। और इन्हीं शब्दों के द्वारा अलग अलग कालों में पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ेंगे, पढ़ता था, इस प्रकार से अलग अलग रूप इनके बनते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद माने जाते हैं, एक सकर्मक क्रिया तथा अकर्मक क्रिया। इनका प्रयोग बार बार वाच्य में दिखाई पड़ेगा। सकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें कर्म साथ होती है, अर्थात जिसमें कर्म उपस्थित होते हैं। जैसे सुधीर आम खाता है, यहाँ पर आम एक कर्म है और इस वाक्य में है, अतः इस वाक्य को और इस वाक्य की क्रिया को हम सकर्मक क्रिया का उदाहरण मानेंगे। दूसरी तरफ अकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जो कर्म के बिना होती है, जिसमें कर्म उपस्थित नहीं होता है। जैसे राजेश दौड़ता है, यहाँ पर कर्म उपस्थित नहीं है, अतः इसे हम अकर्मक क्रिया कहेंगे। वाच्य भेद की पहचान के संदर्भ में अकर्मक क्रिया तथा सकर्मक क्रिया की पहचान करना बहुत आवश्यक है। इसके लिए एक सरल उपाय है, और सरल उपाय यह है कि केवल क्रियापद के साथ, यानी वाक्य की जो क्रिया है उस शब्द के साथ क्या, किसे या किसको जोड़कर प्रश्न करना चाहिए। अगर कोई उत्तर आता है तो वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है,
और अगर उत्तर नहीं आता तो वाक्य अकर्मक क्रिया से युक्त है। इस प्रकार जब हम सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया जान जाएंगे तो वाक्य के भेद पहचानने में भी हमें सरलता होगी। उदाहरण के लिए यहाँ पर दो उदाहरण दिए गए हैं। पहला उदाहरण है, बच्चे ने खिलौना तोड़ दिया। यहाँ क्रियापद क्या है? तोड़ दिया। इसमें यदि हम कहा क्या लगाकर प्रश्न करें तो प्रश्न बनेगा क्या तोड़ दिया, तो उत्तर आएगा खिलौना, या खिलौना कर्म है। इस प्रकार यहाँ सकर्मक क्रिया का प्रयोग है। इसी प्रकार दूसरे उदाहरण को देखते हैं। मैंने सैनिक को सहारा दिया। यहाँ क्रियापद क्या है? सहारा दिया। जैसे मैंने बताया था क्रियापद अधिकतर अंतिम स्थान पर होता है वाक्य में, तो यहाँ पर सहारा दिया क्रियापद है। इसके साथ किसे या किसको जोड़कर प्रश्न करते हैं। प्रश्न बनेगा किसे या किसको सहारा दिया, उत्तर आएगा सैनिक को सहारा दिया। सैनिक यहाँ कर्म है, अतः यहाँ भी सकर्मक क्रिया होगी। तो इसी प्रकार जब कोई दूसरा वाक्य हम देखते हैं, उसमें यदि हमको उत्तर नहीं प्राप्त होता है तो वह अकर्मक क्रिया होगी। तो यह सरल तरीका है सकर्मक क्रिया तथा अकर्मक क्रिया पहचानने का। अब आज के मूल पाठ पर आते हैं, वाच्य पर। वाच्य की परिभाषा क्या होगी? वाच्य का शब्दकोशीय यानी डिक्शनरी का अर्थ है बोलने योग्य या बोलने का विषय। व्याकरण की दृष्टि से वाच्य इस बात की ओर संकेत करता है कि वाक्य में जो क्रिया रखी गई है, जो क्रिया का रूप रखा गया है, उसमें कर्ता, कर्म या भाव में किसे ज्यादा प्रधानता दी गई है। इस प्रकार वाच्य की परिभाषा इस प्रकार होगी, क्रिया के जिस रूपांतर से यह पता चले कि क्रिया का विधान कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। अर्थ यह कि वाक्य की क्रिया का रूप अर्थात क्रिया का वचन, लिंग, इस प्रकार की जो योजनाएं वाक्य के अंतर्गत की गई है, वो कभी कभी कर्ता पर आधारित होती है, कभी कर्म पर आधारित होती है और कभी कभी भाव पर आधारित होती है। वाच्य इसी तथ्य का अध्ययन करता है कि वाक्य की क्रिया पर किसका प्रभाव पड़ा है, यानी उसकी क्रिया के लिंग तथा वचन की जो योजना की गई है, जो उसके प्रयोग किए गए हैं, वे किसके अनुसार किए गए हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, रोहन पुस्तक पढ़ रहा है। यहाँ वाक्य की क्रिया क्या है? जैसा हमने पहले बताया, वाक्य के अंत में है पढ़ रहा है। इसके लिंग और वचन क्या है? इसके लिंग और वचन है पुल्लिंग, एक वचन। इस पर रोहन कर्ता जो शब्द है उसका सीधा सीधा प्रभाव है। रोहन एक कर्ता शब्द है और पुल्लिंग एक वचन है। इसके जगह पर यदि हम अंजलि के रूप में एक कर्ता शब्द प्रयोग करें जो स्त्रीलिंग है, तो वाक्य क्या बनेगा? अंजलि पुस्तक पढ़ रही है, यानी क्रिया में क्रियापद में परिवर्तन हो जाता है। क्रियापद पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाती है। और इसी तरह यदि हम अंजलि के जगह पर वे शब्द का प्रयोग करते हैं, कोई सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं, सर्वनाम शब्द वे का प्रयोग करते हैं, वे पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो इस प्रकार वचन में भी परिवर्तन आएगा। अतः इस प्रकार हम देख पाएंगे कि वाक्य में जो यहाँ पर क्रिया दी गई है, इस पर सीधा प्रभाव कर्ता का है, अतः इसे हम कर्तृवाच्य कहेंगे। तो इस प्रकार कर्तृवाच्य को हम समझते हैं। वाच्य के भेद, मूल रूप से वाच्य के दो प्रकार के भेद माने गए हैं, कर्तृवाच्य तथा अकर्तृवाच्य। जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है उन्हें कर्तृवाच्य कहते हैं, और जिन वाक्यों में कर्ता गौण या लुप्त होता है तथा भाव या कर्म की प्रधानता होती है, उन्हें हम अकर्तृवाच्य कहते हैं। अब इस अकर्तृवाच्य के भी दो उपभेद माने गए हैं, कर्मवाच्य तथा भाववाच्य। मूल रूप से कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य तथा भाववाच्य, इन तीनों वाच्य रूपों को मिलाकर ही वाच्य के तीन भेद या प्रकार माने गए हैं। परीक्षा में जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा वाच्य के कितने भेद हैं, तो आप दो भेद लिखने के स्थान पर कुल तीन भेद लिखेंगे, यानी कर्तृवाच्य तथा अकर्तृवाच्य के दो भेदों को मिलाकर कुल तीन भेद या प्रकार को हम बताएंगे। तो वाच्य के कितने भेद हुए? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य तथा भाववाच्य। वाच्य का पहला रूप कर्तृवाच्य माना गया है। जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है, अर्थात वाक्यों की क्रिया का लिंग, पुरुष, वचन आदि कर्ता के आधार पर निर्धारित होता है, उन्हें हम कर्तृवाच्य कहते हैं। कर्तृवाच्य में प्रयोग की गई क्रिया सकर्मक तथा अकर्मक दोनों ही हो सकती है। उदाहरण के लिए, बच्चे खेल रहे हैं अकर्मक क्रिया है, रमा पुस्तक पढ़ती है सकर्मक क्रिया है, तथा राधा आ रही है अकर्मक क्रिया है।
इन सभी वाक्यों में क्रिया खेल रहे हैं, पढ़ती है या आ रही है का रूप लिंग वचन आदि पर सीधा सीधा कर्ता का प्रभाव है, अतः यहां कर्तृवाच्य है। आपकी परीक्षाओं में सबसे ज्यादा साधारण रूप से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें वाच्य की पहचान अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाते हैं। कर्तृवाच्य की पहचान कैसे करें, आइए इसे अब देखते हैं। कर्तृवाच्य की पहचान के लिए वाक्य में कर्ता तथा क्रिया को पहचानना आवश्यक है। कर्ता अर्थात काम करने वाला। यदि कर्ता शब्द के बाद से, के द्वारा या द्वारा जैसे पदों का प्रयोग नहीं हो तथा ने का प्रयोग हो तो निश्चित रूप से वाक्य कर्तृवाच्य होगा। कभी कभी ऐसा भी संभव है कर्ता के शब्द के साथ ने का प्रयोग नहीं हो, लेकिन फिर भी वह कर्तृवाच्य होगा यदि उसके साथ से, के द्वारा या द्वारा जैसे पद नहीं जुड़े होंगे। भाववाच्य के या कर्मवाच्य के भी कुछ वाक्यों में से या के द्वारा या द्वारा का प्रयोग नहीं होता, लेकिन वैसे स्थान पर कर्ता का लोप होता है। इसलिए मैं बार बार यह बता रहा हूं कि कर्ता वाक्य में पहचाननी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसलिए वाक्य में सबसे पहले यह निर्धारित करें कि कर्ता वाक्य में है, लुप्त अवस्था में नहीं, बल्कि निर्धारित जो उसका स्थान है वहीं पर है। उसके बाद से, के द्वारा या द्वारा जैसे पदों का प्रयोग यदि नहीं हो तो कर्तृवाच्य होगा। एक और सही तरीका है कर्तृवाच्य को पहचानने का कि वाक्य में उपस्थित जो कर्ता है उसे पहचान कर किसी दूसरे लिंग या वचन वाले कर्ता शब्द से बदल दें। यदि इस प्रक्रिया से वाक्य की क्रिया में कोई बदलाव देखा जाए तो स्वाभाविक रूप से वाक्य कर्तृवाच्य का होगा। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, यह उदाहरण जो यहाँ दिया गया है इसमें राम पढ़ता है क्रिया को करने वाला है अर्थात करता है। इसके स्थान पर किसी स्त्रीलिंग कर्ता जैसे राधा का प्रयोग यदि किया जाए तो देखते हैं वाक्य पर क्या प्रभाव होगा। स्वाभाविक रूप से वाक्य में परिवर्तन हो जाता है। राधा पुस्तक पढ़ती है, तो पढ़ता है ऊपर में जो क्रियापद था वह पढ़ती है में रूपांतरित हो जाता है। अतः यहां हमने देखा कि राम जो पुल्लिंग कर्ता ऊपर में दिया गया था उसको जब हम राधा स्त्रीलिंग कर्ता से बदलते हैं तो क्रिया जो पहले पुल्लिंग थी वो स्त्रीलिंग बन जाती है। अतः यह वाक्य स्वाभाविक रूप से कर्तृवाच्य है। तो इस प्रकार भी कर्तृवाच्य की हम पहचान कर सकते हैं सरल रूप से। वाच्य का दूसरा रूप कर्मवाच्य है। स्वाभाविक रूप से जिन वाक्यों में कर्म की प्रधानता होगी उन्हें हम कर्मवाच्य कहेंगे। यानी जिस प्रकार कर्तृवाच्य में वाक्य की क्रिया कर्ता के द्वारा निर्धारित होती है, उसी प्रकार कर्मवाच्य में क्रिया के लिंग वचन आदि कर्म के आधार पर निर्धारित होते हैं। उदाहरण देखते हैं, माला द्वारा आम खाया जाता है। यहां माला क्या है, कर्ता है, स्त्रीलिंग और एक वचन है। आम कर्म है, एक वचन पुल्लिंग है। यहां पर क्रिया क्या है, खाया जाता है, क्रिया एक वचन पुल्लिंग है। यहां हम देख सकते हैं कि वाक्य में जो कर्ता है माला, उसका लिंग स्त्रीलिंग है लेकिन क्रिया का लिंग पुल्लिंग है। और यह क्यों है, क्योंकि कर्म का लिंग पुल्लिंग है। यानी वाक्य में जो ये खाया जाता है क्रिया है, इसका लिंग आम के आधार पर यानी कर्म के आधार पर निर्धारित हुआ है। तो स्वाभाविक रूप से यहां पर हम देख सकते हैं कि वाक्य की जो क्रिया है उसका लिंग कर्म के आधार पर निर्धारित है, अतः इसे हम कर्मवाच्य कह सकते हैं। और एक पहचान जो मैंने बताई, यहाँ पर कर्ता माला के बाद के द्वारा, द्वारा या से का प्रयोग किया गया है। कर्मवाच्य की यही खास विशेषता है कि कर्मवाच्य में कर्म उपस्थित होता है, यानी क्रिया जो होती है वो सकर्मक क्रिया होती है और कर्ता के बाद के द्वारा, द्वारा या से का प्रयोग किया गया है। जैसा पहले भी बताया जा चुका है, कर्मवाच्य के कुछ वाक्यों में कर्ता का लोप भी होता है। ऐसी स्थिति में के द्वारा, द्वारा या से का प्रयोग नहीं भी होता है। तो हमको ये देखना आवश्यक होता है कि कर्म के अनुसार बात की जा रही है कि नहीं, क्रिया के लिंग या वचन के परिवर्तन की। वैसी स्थिति में कर्मवाच्य अवश्य होगा। कर्मवाच्य को कैसे पहचाने, आइए देखते हैं। कर्मवाच्य में कर्म अवश्य उपस्थित होगा। इस कारण से स्वाभाविक रूप से क्रिया सकर्मक होगी। सकर्मक क्रिया के बारे में हमने पहले पढ़ा है। इस वाक्य में कर्ता के बाद के द्वारा, द्वारा या से का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी कुछ वाक्यों में कर्ता का लोप होता है। ऐसी स्थिति में के द्वारा, द्वारा या से आदि का प्रयोग नहीं होता है। जैसे परीक्षा पत्र बांट दिए गए,
तो यहाँ पर यह निर्धारित नहीं किया गया है कि भाई कर्ता कौन था। शिक्षकों ने परीक्षा पत्र बांट दिए या इस प्रकार का कोई कर्ता शब्द या कर्ता पद यहाँ होना चाहिए था, जो लुप्त हो गया। वैसी स्थिति में कर्मवाच्य में कर्ता का लोप भी संभव है। तो हमें बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। यदि वाक्य में कर्म उपस्थित है और क्रिया सकर्मक है तो कर्मवाच्य होता है। और हमें ये कल्पना करनी होती है कि यहाँ जो कर्ता है उसके साथ क्या के द्वारा का प्रयोग किया जा सकता है अथवा नहीं। जैसे प्रश्न पत्र बांट दिए गए, तो हमको कल्पना करनी पड़ेगी किसके द्वारा बांट दिए गए, यहाँ कर्ता तो है नहीं, तो शिक्षकों के द्वारा प्रश्न पत्र बांट दिए गए। तो वहां पर जो लुप्त करता है उसके साथ देखिए आप स्वाभाविक रूप से देख सकते हैं के द्वारा का प्रयोग अवश्य किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में कर्मवाच्य है। वाच्य का अंतिम रूप भाववाच्य है। वह वाच्य जहां कर्ता या कर्म की प्रधानता के स्थान पर भाव अर्थात क्रिया के अर्थ की प्रधानता होती है, वहां भाववाच्य होता है। उदाहरण, सीता से अब चला नहीं जाता। यहां आप देख पा रहे हैं कि सीता जो शब्द है वहां पर कर्ता एक वचन स्त्रीलिंग है वह, लेकिन जो क्रिया है उसका रूप कैसा है, एक वचन पुल्लिंग का है। तो स्वाभाविक रूप से यहाँ पर जो कर्ता का लिंग है उससे क्रिया का लिंग बिल्कुल अलग है। अब यदि हम सीता के स्थान पर राम लिखें, राम से चला नहीं जाता, तभी भी क्रिया में कोई अंतर नहीं आता। यदि हम उसका वचन परिवर्तन कर दें, उनसे अब चला नहीं जाता, फिर भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। हम देख पा रहे हैं कि चला नहीं जाता जो क्रियापद है वह बिल्कुल एक वचन पुल्लिंग के रूप में ही बनी रहती है। और दूसरे तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर जो क्रिया है वह अकर्मक है। चला नहीं जाता, क्या चला नहीं जाता, इसका भी कोई उत्तर नहीं मिलता। अतः क्रिया चूंकि अकर्मक है और यहाँ पर कर्ता के साथ से का भी प्रयोग है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये एक भाववाच्य का उदाहरण माना जा सकता है। भाववाच्य की पहचान कैसे होगी? स्वाभाविक रूप से इसमें क्रिया हमेशा पुल्लिंग एक वचन और अकर्मक होती है। अकर्मक मैंने बताया इसमें कर्म का प्रयोग नहीं होता है। जैसे देखा आपने कि चला नहीं जाता, क्या चला नहीं जाता, इसका कोई उत्तर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया यानी क्रिया में कोई भी कर्म नहीं होता उपस्थित। कर्ता के साथ से के द्वारा या द्वारा का प्रयोग होता है। भाववाच्य के साथ भी कर्मवाच्य की स्थिति है। कभी कभी कर्ता का लोप हो सकता है और वैसी स्थिति में के द्वारा या द्वारा नहीं होगा, तो आप अपनी कल्पना से वहां पर कर्ता शब्द जोड़ेंगे और यह बार बार समझेंगे कि क्रिया करने वाला कर्ता होगा। इसलिए कर्ता के विषय में आपकी धारणा बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। तो वाक्य में यदि कर्ता लुप्त होता है या यह पता नहीं चलता कि क्रिया कौन कर रहा है या किसके द्वारा संपादित हो रही है क्रिया, वैसी स्थिति में आप कल्पना करें और एक कर्ता शब्द वहां जोड़ें अपने दिमाग से और फिर वाक्य में देखें कि क्या कर्ता के साथ से या के द्वारा का प्रयोग किया जा रहा है अथवा नहीं, और क्या क्रिया अकर्मक है। यदि ये दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं तो वहां निस्संदेह भाववाच्य होगा। तो इस प्रकार हम भाववाच्य को पहचान सकते हैं। आइए अब वाच्य के संबंध में कुछ मुख्य बिंदु एक बार पुनरावृत्त करते हैं। वाच्य का शब्दकोशीय अर्थ है बोलने का विषय। वाच्य के द्वारा यह संकेत मिलता है कि क्रिया के विधान का मुख्य बिंदु कर्ता है, कर्म है या भाव है, यानी क्रिया किसके आधार पर बनी है, क्रिया का निर्माण किसके आधार पर हुआ है, या क्रिया के लिंग वचन आदि किसके आधार पर बने हैं, क्या वह कर्ता है, कर्म है या भाव है। वाच्य के कुल 3 भेद माने गए हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य तथा भाववाच्य। कर्मवाच्य तथा भाववाच्य को अकर्तृवाच्य के अंतर्गत भी रखते हैं। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है। इसमें कर्ता के साथ ने का प्रयोग संभव है, लेकिन से के द्वारा या द्वारा का प्रयोग इसमें बिल्कुल नहीं होता। ने का प्रयोग भी आवश्यक नहीं है। कर्मवाच्य के वाक्यों में कर्म प्रधान होता है। स्वाभाविक रूप से इसकी क्रिया सकर्मक होगी। अतः इसके क्रियापद में क्या, किसे या किसको जोड़कर प्रश्न पूछने पर उत्तर स्वाभाविक रूप से प्राप्त होता है। हमने शुरू में ही देखा सकर्मक क्रिया का यह एक तरीका है उसको पहचानने का। कर्मवाच्य में कर्ता के बाद से के द्वारा या द्वारा का प्रयोग किया जाता है। कर्मवाच्य में क्रिया के वचन, लिंग आदि वाक्य के कर्म के अनुसार होते हैं। भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है, इसकी क्रिया हमेशा एक वचन पुल्लिंग होती है तथा वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, यानी इसमें कोई भी कर्म नहीं होती।
इसकी क्रिया के अंतर्गत। कभी कभी कर्मवाच्य तथा भाववाच्य के वाक्यों में कर्ता का लोप होता है। ऐसी स्थिति में लेकिन से के द्वारा या द्वारा का प्रयोग वाक्य में नहीं दिखता, हमें अपनी कल्पना से कर्ता जोड़नी होगी और से के द्वारा या द्वारा का प्रयोग करके वाक्य को फिर से तैयार करना है और देखना है वाक्य में हम स्वाभाविक रूप से पाएंगे कि कर्ता का जो प्रयोग है उसके पीछे इन से के द्वारा या द्वारा पदों का प्रयोग उचित लग रहा है अथवा नहीं, तथा उसके बाद सकर्मक क्रिया होने पर वो कर्मवाच्य होगी और अकर्मक क्रिया होने पर वह भाववाच्य का भेद माना जाएगा या उदाहरण माना जाएगा। तो ये थी वाच्य से संबंधित कुछ बातें। आज के पाठ में हमने सीखा वाच्य और उसके भेदों के विषय में तथा उनके पहचान के विभिन्न उपायों के विषय में। आगे के पाठों में हम वाच्य परिवर्तन के विषय में बात करेंगे। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।